ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, मैंने करीब 220 वीडियो बना दी अभी तक और उसमें सब तरह की चर्चा की है, सेक्टर वाइज चर्चा की है, इंडिविजुअल शेयरों पे चर्चा की है, बहुत इन डेप्थ विश्लेषण किया है। और कई सेक्टर हैं, उनमें जैसे जैसे हालात बदल गए उन हालात के हिसाब से मैंने उन वीडियोस को दोबारा रिवाइज वीडियो बनाए। उसी मान लो आईटी सेक्टर है, कम से कम 10 बार वीडियो बनाए, 50 बार मैंने एडवाइस दिए लोगों को कि आप अपना ध्यान आईटी सेक्टर पर केंद्रित करें। और मेरी जो विश्लेषण था वो बहुत कुछ सही गया है। मेरा हर विश्लेषण सही गया है। मैंने जो भी शेयर रिकमेंड किए वो सब बढ़ रहे हैं, एक आध को छोड़ दीजिए। अमर राजा बैटरी थोड़ा नहीं बढ़ पा रहा है, बढ़ पाएगा, थोड़ा टाइम लग जाता है, कई बार बढ़ेंगे सब। मतलब कारण क्या कि मैं बहुत इन डेप्थ उसमें कैलकुलेशन और एनालिसिस करता हूँ। मतलब 10-10 दिन तक एक एक कंपनी की हम स्टडी करते हैं, रात और दिन बैठ के, जब जा करके उसका निष्कर्ष निकल पाता है। ऐसा नहीं कि साहब यूँ देख लिया ये ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो निष्कर्ष की बात एक ही है कि आज हम जो चर्चा करेंगे, हमारी चर्चा का विषय होगा कौन से सेक्टर और शेयर दौड़ेंगे, चलेंगे, किन में ब्राइट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बाज़ार का जो मोड ऑफ डायरेक्शन है, बाज़ार किधर और मुड़ रहा है, बाज़ार क्या कह रहा है, बाज़ार के बिग इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड किधर जा रहे हैं, ये सारी कहानी क्या हो रही है, बाज़ार में कहाँ कहाँ मैनिपुलेशन होता है, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। ये बहुत आवश्यक है। इंडिविजुअल शेयर तो काफ़ी रिकमेंड कर दिए, रोज़ाना में 2-4 शेयर मतलब एंड स्टडी आपको देता ही हूँ, मिलती रहेगी, बहुत मिलती रहेगी। और बाज़ार में, टीवी पर, मोबाइल पे जो भी आप रिकमेंडेशन देखते हैं, अखबारों में देखते हैं, उन सबको भी आप, मैं ये नहीं कहता हूँ वो गलत है, वो भी बहुत बड़े विद्वान लोगों द्वारा दी गई है, मैं ऐसा कुछ नहीं कहता हूँ, लेकिन उनकी भी आप इन डेप्थ स्टडी करके, समझ बूझ करके, आप खुद एक्सपर्ट हैं, आप खुद करिए, वरना आप पूछ लीजिए और शेयर ब्रोकर से मत पूछिए, उनके पास इतना समय ही नहीं कि आपकी बात को आपको डिटेल में समझावे। वो तो ठीक है, उनके जो ऑलरेडी रिकमेंडेड शेयर हैं उनमें आप खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जो बड़ी बड़ी ब्रोकरेज फर्म है उनके पास में जो रिसर्च डिपार्टमेंट अलग है, रिकमेंड करने का काम वो डिपार्टमेंट करता है। खैर एनीवे, मैं एक ही बात कहूँगा आपसे कि हम पहले सेक्टर्स पे, जो मेन सेक्टर्स हैं, उनके बारे में सूक्ष्म चर्चा कर लेते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, दिस सेक्टर हैज़ रिमेंड माई डार्लिंग फॉर द लास्ट 1 ईयर और लगातार बढ़ रहा है। 26,000 आईटी निफ्टी से 43,000 आईटी निफ्टी आ गया और मेरा जहाँ तक ख्याल है ये आईटी निफ्टी टिल द एंड ऑफ मार्च 50,000 को क्रॉस कर जाएगा। Nifty IT will cross 50,000 mark till the end of March 2025. फार्मा सेक्टर, मुझे कुछ ये सेक्टर अब सैचुरेटेड लगता है, अपने चरम पर ये पहुंच गया है और अब चलेगा या नहीं चलेगा ये मैं परफेक्टली नहीं कहा जा सकता आज की तारीख में, लेकिन थोड़ा सा धीरे चलेगा। और हर कंपनी की अपनी मेरिट्स है फार्मा सेक्टर में। कौन सी कंपनी किस तरह की वैल्यू एडेड मेडिसिन बना रही है, कितने नए लॉन्चेज कर रही है, उन लॉन्चेज में कितने यूनिक मेडिसिन हैं, हाई प्राइस्ड मेडिसिन हैं, कैंसर मेडिसिन हैं, उस पर उस कंपनी की इंडिविजुअल ड्रिफ्ट करेंगे। अरविंदो फार्मा बढ़िया परफॉर्मेंस, बढ़ता नहीं। ल्यूपिन की ईपीएस अरविंदो से कम है, फिर भी ल्यूपिन उछाल खाता है, 1800-1900 का मार्क टच कर गया। ग्लेनमार्क फार्मा 1800 रुपये पहुँच गया, प्रॉफिट अभी तक नहीं आई। तो ये इनकी मेरिट्स हैं जो हिडन भी हैं। इट डिपेंड्स अपॉन दी क्वालिटी मेडिसिन। नहीं है आ जाएगी ईपीएस, बाजार ये मानता है। बाजार में एक लंबे समय तक एक पी रेशो अगर बना रहता है उसका, कुछ को छोड़ दीजिए, जैसे पेटीएम है छोड़ दीजिए आप उसको, उनकी छोड़ दीजिए, तो बाकी बहुत सोच समझ के दीजिए।
अब हम पावर सेक्टर की बात करें तो पावर सेक्टर में देखिए, जो थर्मल पावर है ये ट्रेडिशनल पावर है, इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, प्लांट मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है, प्लांट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, और रॉ मटेरियल, इसका मेन जो रॉ मटेरियल है वो कोयला है, वो कोयला भी कॉस्टली पड़ता है। कोयला की अगर प्राइसेस बढ़ गई तो हालत और भी ख़राब हो जाएगी। तो ये जो ट्रेडिशनल पावर प्लांट है, दीज कंपनीज आर नॉट सो अट्रैक्टिव। अब आप इसमें कहेंगे कि साहब आपने तो टाटा पावर का विश्लेषण किया था, अच्छा बताया था। टाटा पावर कुछ अन्य कारणों से अच्छा है। टाटा पावर अल्टरनेट एनर्जी में बहुत कुछ डाइवर्सिफाई कर गया है। 10,000 करोड़ रुपए का सोलर पावर से सेल आ रही है, और 4600 मेगावाट के इन्होंने सोलर पीवी सेल्स के और सोलर पैनल्स के प्रोजेक्ट लगाए, जिससे 15,000 करोड़ की सेल आई। तो इन ले दे करके टाटा पावर के टोटल टर्नओवर में कम से कम 45% का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो अल्टरनेट एनर्जी का होगा, और उसमें प्रॉफिट मार्जिन फर्स्ट क्लास है, डिमांड बढ़िया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, इसलिए मैंने टाटा पावर को रिकमेंड किया है। लेकिन जैसे अडानी पावर है, वर्किंग अच्छी है, लेकिन एक लेवल के बाद रुक गए, और फर्दर अगर ये कंपनी भी जाएगी तो अल्टरनेट एनर्जी में ही जाएगी। थर्मल के प्लांट में थोड़ा सा कई दिक्कतें हैं, टाइम भी लगता है और इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा है, और वो बिजली बिकती भी महंगी है। उस बिजली को लेना भी, जब अगर अल्टरनेट एनर्जी में मतलब आपको सोलर और विंड पावर मिलेगी, तो नो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और नो फैक्ट्री ओनर विल लाइक टू टेक इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम योर फैक्ट्री, फ्रॉम थर्मल प्रोड्यूसर। अनदर थिंग, कैपिटल गुड्स का काम चलेगा। कारण क्या कि PLI स्कीम में प्लांट एंड मशीनरी बहुत चाहिए, पावर सेक्टर में प्लांट एंड मशीनरी बहुत चाहिए। मतलब ये जो कैपिटल गुड्स सीमेंस और ABB जो बनाते हैं, जो पंप सेट्स बनाते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर पंपिंग के लिए हैं, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, उस सब के लिए उस सब की आवश्यकता है, प्लांट एंड मशीनरी की आवश्यकता है। जो कुछ इंडिया में बनती है वो चलेगा। सीमेंट प्लांट्स के लिए भी काम आएंगी। AIA इंजीनियरिंग बहुत शानदार कंपनी है, वो सीमेंट प्लांट में बहुत कुछ, मतलब सीमेंट प्लांट्स को बहुत कुछ सप्लीमेंट करती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, ये कंपनियां भी चलेंगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने सब्सिडी वापस रेस्टोर कर दी है। इंफ्रा कंपनियां नहीं चल रही। सवाल इस बात का है, L&T चलेगा। L&T इसलिए चलता रहेगा कि एक तो इसमें IT सेक्टर और फाइनेंशियल एक्टिविटीज भी और सब्सिडरी कंपनी है इसकी, और ये बहुत हाई टेक्नोलॉजी कंस्ट्रक्शन काम करता है। फॉरेन में भी इसके बहुत बड़े काम है। 1/3 जो कंस्ट्रक्शन जो सेल है वो फॉरेन से आती है। 67% कंस्ट्रक्शन इंडिया में है, और ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेता है। इसकी बात अलग बात है, इनका जो टेंडरिंग सिस्टम है, वह जो कोस्ट कैलकुलेशन है, दैट इज बेस्ड ऑन कम्प्लीटली फैक्ट्स एंड फिगर्स, सब कुछ है इनके पास, तो ये चलेगा। लार्सन एंड ट्यूब्रो चलेगा, बस मैंने कर दिया इसमें। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, अब इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री देश में पनपना शुरू हुआ है मोदी सरकार के आने के बाद। इसमें जो सबसे बड़ा काम जो चालू हो गया है, एक तो मोबाइल फोन्स का बनना शुरू हो गया है। नाउ इंडिया हैज इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड, और एप्पल के फ़ोन भी यहाँ बढ़ते हैं। तो एक तो, हालांकि एप्पल में तो खाली डिक्सन ही लिस्टेड है, नहीं वो जो मोबाइल है उसमें तो खाली डिक्सन ही है लिस्टेड, और मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कोई भी कंपनी लिस्टेड नहीं है। ये सैमसंग बनाता है, और भी एक आध कंपनी बनाती है, टाटा की भी एक कंपनी है लिस्टेड में जो कि मोबाइल फ़ोन बनाती है। फिर इसमें प्रिंटेड सर्किट बोर्ड की 4-5 कंपनीज है नहीं। और तीसरा इसमें बड़ा काम जो होने जा रहा है, वो काम होने जा रहा है सेमीकंडक्टर चिप्स का। हालांकि छोटे जो प्लांट हैं, छोटी जो नैनो जो चिप्स हैं, वो तो एक आध कंपनी बना रही है, लेकिन वो कोई खास बात नहीं है। जो लार्ज प्लांट है, एक तो उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, 5-4 हज़ार करोड़ रुपए से कम का कोई प्लांट नहीं बन पाता, और उनकी टेक्नोलॉजी अरेंज हो गई है, गवर्नमेंट ने सैंक्शन जारी कर दी है, कुछ सैंक्शंस पाइपलाइन में हैं।
वो सारी वो जो बची वो भी फटाफट करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत ही फोकस्ड एरिया है। तो ले दे के इन शेयरों में से भी कुछ शेयर अगर आज कोई होल्ड करके बैठ जाए, मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, आप एनालिसिस कर लेना, तो 2-3 साल बाद कुछ से कुछ हो जाएंगे। अभी मोदी जी अमेरिका गए थे तो वहाँ पर भी सेमीकंडक्टर चिप्स पर इन्होंने वहाँ के एंटरप्रेन्योर से चर्चा की। और इंडिया वांट टू बिकम ए हब ऑफ द सेमीकंडक्टर चिप्स इन द वर्ल्ड। ये बहुत हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और एवर ग्रोविंग डिमांड रहेगी। मतलब इसमें सीजी पावर है लिस्टेड स्पेस में, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का लगा रही है, लिस्टेड नहीं है। HCL टेक्नो है लिस्टेड स्पेस में, ये भी लगा रहे हैं प्लांट। इस तरह से फिर ये जो अडानीज हैं ये भी 82,000 करोड़ का प्लांट लगा रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, सैंक्शन जारी कर दी गई है उसकी। ऐसी सूरत में ये भी इंडस्ट्री ठीक है लॉन्ग टर्म के लिए। देखो मेरी जो कुछ है स्टडीज़ हैं, जो कुछ है लॉन्ग टर्म की है, स्टडी काम ही लॉन्ग टर्म में देती है शेयर बाजार में। और अभी ऐसे रिपोर्ट आई है, मुझे आप बताओ, 1 लाख सेबी की रिपोर्ट आई है, 1,91,000 करोड़ रुपया रिटेल इन्वेस्टर्स ने F&O बिजनेस में, F&O ट्रांजेक्शन में खो बैठे हैं। मतलब यार 1,91,000 रुपये का तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं होगा रिटेल इन्वेस्टर्स को। तो ठीक है, वो कमाने वाले कुछ और हैं, वो क्लास एंड कम्युनिटी अलग है जो कि लॉन्ग टर्म चलती है, मीडियम टर्म चलती है, प्योरली इन्वेस्टर टर्म है, मेरे जैसे आदमी। और एक वो क्लास अलग है रिटेल इन्वेस्टर्स में जो कि सट्टा ठोकती है, सट्टे फाटके में लगाते हैं पैसे, F&O करते हैं, पुट कॉल करते हैं, डेली दौड़ाते हैं दिन में, और वो उनके स्टेटस से जुड़ गए। वो 1,000, 2,000, 5,000 शेयर खरीदना अपने इंसल्ट समझते हैं। वो तो 10 लोट, 20 लोट, 25 लोट, 5 लोट, 8 लोट के साथ कौन शेयर संभाले, क्या रखा है, क्या बेकार है, वो तो इसमें करो काम, हम तो आते हैं। तो एक्सपोर्ट का जो बिजनेस होगा वो भी बहुत ज़्यादा चलेगा, जिसमें IT कंपनीज खासतौर से हैं ही। और दूसरा ये जो गारमेंट एक्सपोर्टर्स हैं, जिसमें मैंने पिछला वीडियो बनाया है, KPR मिल, पर्ल ग्लोबल, कोटावाला एक्सपोर्ट, गोकुलदास एक्सपोर्ट, वर्धमान टेक्सटाइल, ये कंपनियां भी बहुत ही फ्लेयर अप करेंगी। तो मेरा मतलब ये है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें उसमें सबसे पहले आप ये देखें कि गवर्नमेंट का फोकस एरिया कौन सा है। डिफेंस, हाँ डिफेंस का मतलब भूल ही गए, डिफेंस कंपनियां भी चलेंगी, ख़ास तौर से PSU डिफेंस कंपनियां जिनके पास बड़े बड़े ऑर्डर्स हैं, अगले 4-4, 5-5 साल के लिए ऑर्डर्स हैं, 10-10 साल के लिए ऑर्डर्स हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के पास 10 साल के ऑर्डर्स हैं, मझगांव डोक के पास 5-6 साल तक के तो ऑर्डर्स मौजूद हैं आज भी। तो गवर्नमेंट का फोकस्ड एरिया कौन सा है, गवर्नमेंट किस सेक्टर को प्रमोट करना चाहती है, आप उस सेक्टर के अंदर पैसा लगाएं। क्योंकि गवर्नमेंट उस सेक्टर में जो फोकस करेगी या इन्वेस्टमेंट करवाई जाएगी, तो इन्वेस्टमेंट को इंसेंटिवाइज करने के लिए उसको प्रमोशनल इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे, एक बहुत ही सॉफ्ट पॉलिसी लानी पड़ेगी। प्रमोशनल पॉलिसी हमेशा सॉफ्ट और इंसेंटिवाइज होती है मतलब। तो दोस्तों ये जो डिफेंस का सेक्टर है, अल्टरनेट एनर्जी का सेक्टर है, कैपिटल गुड्स अपने आप प्रायोरिटाइज हो गया, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए कैपिटल गुड्स की आवश्यकता पड़ेगी। और ये सब चीज़ें जो हैं गवर्नमेंट के प्रमोशनल लिस्ट में है, फोकस्ड एरियाज हैं, इनमें आप ध्यान रखें इनके कंपनियों में। और मैं यही कहता हूँ, मैंने ये जो 4-5 सेक्टर बताए हैं, आप सारी पूंजी, ऑलमोस्ट बहुत सी पूंजी इन्हीं पर कंसंट्रेट करें। मेरा तो यही कहना है, मेरी कोई रिकमेंडेशन किसी भी शेयर के लिए नहीं है, कोई सजेशन नहीं है, ये मेरी स्टडीज व्यक्त कर रहा हूँ, मेरे निजी विचार हैं, जो मुझे दिखाई दे रहा है वो मैं आपसे कह रहा हूँ। तो आप इसमें सावधानी ज़रूर बरतें। किसी के भी कहने से, सुनने से, कोई आदमी चलता फिरता आदमी कह दे साहब ये शेयर खरीद लो, इस तरह की कोई एक्टिविटी ना करें। सट्टेबाजी से बच के रहें, इंट्राडे से बच के रहें, ट्रेडिंग से बच के रहें, दूर रहें, मतलब वो काम ना करें। हर सूरत में अपने पूंजी को सेफ गार्ड करें। मैं जो कुछ स्टडीज देता हूँ वो सिर्फ पूंजी को आपकी को सेफ गार्ड करने के देता हूँ, ताकि आपकी पूंजी सेफ रहे, भविष्य में आपको पैसा मिलता रहे। आप धीरे कमाइए लेकिन बड़े घाटों से बचिए। छोटे मोटे लॉसेज होंगे बाजार में, नेचर है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपकी पूंजी आधी रहेगी एक ही झटके में, ऐसा मत। 1,91,000 करोड़ रुपया किसको कहते हैं रिटेल इन्वेस्टर की जेब से गया है, बिग लॉस। फिर SME जो कंपनियां हैं उनसे बच के रहिए,
सेबी भी बहुत सावधानी का अलार्म दे रही है, बहुत केयरफुल्ली रहिए। मैंने भी आज लोकल भास्कर अखबार में पढ़ा है कि जो मर्चेंट बैंकर्स हैं वो इन एसएमई कंपनियों से 15% कमीशन ले रहे हैं आईपीओज को सब्सक्राइब करवाने के लिए। तो दोस्तों, ऐसी सूरत में इस प्रकार के मैनिपुलेटिव सेक्टर से, ठीक है सरकार प्रमोट कर रही है, सरकार का एक अलग ऑब्जेक्टिव है, एम्प्लॉयमेंट दिलवाना चाहती है, और सारे फर्जी नहीं हैं, एसएमई में भी सब लोग फर्जी थोड़ी है। मतलब वो तो 2-4%, 1-2%, 3% आदमी फर्जी हैं, वही सब निपटा जाते हैं। रिटेल इन्वेस्टर को तो बेचारे को ले जाएंगे उसका पैसा। ये सब मैनिपुलेशन जो करने वाले होते हैं, लंका में भी तो विभीषण था, मतलब ये क्यों नहीं मानते हो? लंका जो इतना बदनाम रहा, भगवान राम के साथ ऐसा किया रावण ने, वहाँ भी सब खराब नहीं थे। इवन कुंभकर्ण ने भी रावण को समझाया था, और मेघनाथ ने भी समझाया था उनको कि आप माता सीता को लौटा दीजिए श्री राम को, लेकिन नहीं मानी। मंदोदरी ने भी समझाया था, और रावण के जो ससुर साहब थे, मैं उनका नाम अभी एकाएक याद नहीं आ रहा, उन्होंने भी समझाया था। तो ऐसी बात नहीं है कि सभी खराब है, ऐसे में सब खराब नहीं है, लेकिन आप लोग दूर रहें, मेरी राय है। तो ठीक है, बात काफ़ी हो गई, जनरल बात है ये। अब मेरा आपसे निवेदन यही है कि आप कृपया सावधानी बरतें। थैंक यू। आज मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।